कल हम सब यूनिट 8 नाटक का भाग 1 किए थे। आज हम सब इसका भाग 2 करेंगे और जितने भी पीवाईक्यू के प्रश्न मैं करवा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो भी आपको जिस भी प्रश्न में कन्फ्यूज़न लगे उसे ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि जब आप लोग बाद में रिवीजन करें, पढ़ें, तो उन प्रश्नों पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। चलिए, तो ये प्रश्न कल हम सब किए थे लास्ट, जल्दी से इसका उत्तर बता दीजिए। कथन है कि राजनीति ही मनुष्यों के लिए सब कुछ नहीं है, तो ऐसे ज्ञान देने वाले बातें गुरुजी ही करते हैं और गुरुजी हैं मिहिर देव। ठीक है, मिहिर देव कोमा और शकराज के गुरुजी होते हैं और कोमा के पिता समान भी होते हैं। ठीक है, और कोमा मिहिर देव के साथ ही चली जाती है शकराज को छोड़ करके। चलिए, 25 नंबर का प्रश्न है। कल शायद 25 नंबर वाला बीच में 1-2 प्रश्न छूटा हुआ था, तो आज फिर मैं सारा अरेंज करके लेते आई हूँ। कथन है, गीत दिया गया है, स्कंदगुप्त नाटक में देवसेना द्वारा गाए गए अथवा प्रस्तुत किए गए गीत कौन से हैं? आपको गीत बताना है। इसमें से 2 पंक्तियां, 2 कथन सही है, देवसेना के द्वारा गाए गए गीत है। सभी लोग ए बता रहे हैं। बिल्कुल, ए हमारा सही है। पहला नंबर याद रखेंगे, भरा नैनों में मन में रूप, किसी छलिया का अमल अनूप। ये जो देवसेना, इसको गीत गाना बहुत पसंद है। ये जब मुसीबत के समय में होती है तो भी गीत गाती है, जब इसे कुछ किसी भी चीज की खुशी होती है तब भी ये गीत गाती है। ठीक है, इसको गीत गाने से बहुत ज्यादा ही प्रेम है। तो देवसेना यानी कि ये जो पहला नंबर वाला है ये गीत गाती है। उसके बाद चौथा नंबर वाला है कि शून्य गगन में खोजता, जैसे चंद्र निराशा राका में, रमणीय यह किसका मधुर प्रकाश। तो इन दोनों पंक्तियों को आप अलग से नोट करके याद कर लीजिएगा। हो सकता है कि अगले बार आपके शिफ्ट में कथन बना के पूछ दिया जाए कि क्या ये पंक्ति देवसेना की है, तो आप कहिएगा हाँ, ये दोनों पंक्तियां देवसेना की है। आगे है प्रश्न, स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में आए संवादों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। अब यहाँ पर आपको क्रम में लगाना है। ठीक है, स्कंदगुप्त नाटक में जो भी कथन आए हुए हैं, कथन को क्रम में लगाना है। जो इसका प्रथम लाइन है, जब आप स्कंदगुप्त नाटक पढ़िएगा तो जो इसका प्रथम लाइन है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही प्रसिद्ध है। ये बी वाला पहला लाइन है, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। आप बताइए पहला लाइन कथन किसका है? पहला लाइन वाला ये कथन है किसका? ये है स्कंदगुप्त का कथन। ठीक है, ये है स्कंदगुप्त का कथन है। चलिए, तो बी हमारा सभी में पहले है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद है राष्ट्रनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। ये पर्णदत्त का कथन है। पर्णदत्त स्कंदगुप्त से एकदम पहले ही अंक में बातचीत कर रहे होते हैं और स्कंदगुप्त जो उदासीन हो चुका है, वो राजा बनना ही नहीं चाहता है, तो पर्णदत्त समझाते हैं उनको। और जो यहाँ पर स्कंदगुप्त है वो कहता है कि मैं क्यों अपने अधिकारों का उपयोग करूं, जब मेरे से बड़े लोग हैं ही संभालने के लिए, तो मैं क्यों उपयोग करूं। तब ये समझाते हैं बहुत अच्छे से कि राष्ट्रनीति दार्शनिकता एवं कल्पना का लोक नहीं है। तो ये पर्णदत्त का कथन है। तो हमारा बी और डी कहाँ पर साथ में है? दूसरे ही नंबर में। ठीक है, ये सब पहले और दूसरे पेज का ही कथन है, तो डी नंबर सही हो जाएगा। सी में है कि केवल संधि नियम से ही हम लोग बाध्य नहीं है, शरणागत की रक्षा भी क्षत्रिय का धर्म है। उसके बाद कथन हो जाएगा, कविता करना अनंत पुण्य का फल है, मातृगुप्त का कथन है, जिन्हें कालिदास भी कहा गया है। अंतिम में है कि पुरुष है कुतूहल और प्रश्न और स्त्री है विश्लेषण, उत्तर और सब बातों का समाधान। तो हमारा बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, पात्र दिए गए हैं और संवाद दिए गए हैं। अब आपको मिलान करना है कि कौन सा संवाद किनका है। तो देखिएगा, प्रश्न देखिए कि कैसे पलट के दे दिया। ठीक है, बस आप प्रश्न देखिए। अभी हम लोग इस कथन को पढ़े कि राष्ट्रनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है, तो ये कथन है किसका? पर्णदत्त का है। यानी डी का 1 हम लोग मिलाएंगे, तो डी का 1 है, जिसमें नहीं है उसको उस ऑप्शन को काट दीजिए। आगे है कि हृदय की बातों को राजनीतिक भाषा में व्यक्त करना चक्र नहीं जानता है,
चक्र नहीं जानता है, यानी कि स्कंदगुप्त का ये कथन हो जाएगा। अब है कि युद्ध तो करना ही पड़ता है, अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। तो जो स्कंदगुप्त के पिताजी है कुमारगुप्त, ये विलासी प्रवृत्ति के हैं, हमेशा मदिरा पान करते रहते हैं। तो ये कथन कुमारगुप्त का है, ठीक है, कुमारगुप्त का है। तो बी का 3 हो जाएगा। अब है कि यदि राक्षस कोई था तो विभीषण था। विभीषण रावण का भाई है, श्रीलंका की बात हो रही है। तो श्रीलंका के राजकुमार है कौन? तो श्रीलंका के राजकुमार है धातुसेन। तो ये कथन धातुसेन का है, ठीक है। ए का 4 हो जाएगा हमारा, ए का 4, बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। सभी मिलान करने पर हमारा बी सही हो जाएगा। सभी कथन को अच्छे से याद रखिएगा, या तो अगले बार वन लाइनर में या तो कथन बना करके पूछे जा सकते हैं। चलिए, जयशंकर प्रसाद के नाटकों को मंच पर सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने वाले निर्देशक हैं, कौन है? क्योंकि जयशंकर प्रसाद के नाटकों के लिए आलोचना करते हुए कहा जाता है कि प्रसाद के नाटक रंगमंच के लिए बने ही नहीं है, बहुत ही कठिन है रंगमंच पर प्रस्तुत करना। तो ये कठिन कार्य करते हैं बीबी कारांत और शांता गांधी, ठीक है, ये दोनों ही निर्देशक है, बीबी कारांत और शांता गांधी, इनका नाम याद रखिएगा। उसके बाद ये जो ओम शिवपुरी है ना, ये आधे अधूरे के संपादक होते हैं, संपादक नहीं निर्देशक, संपादक बोलने की आदत हो चुकी है, निर्देशक है ये। और इब्राहिम अलका जी जो है, इन्हीं से बात करने के बाद बकरी नाटक लिखा गया, ठीक है, इन्हीं से बात करने के बाद बकरी नाटक लिखा जाता है, लेकिन ये निर्देशक नहीं होते हैं। अगला है प्रश्न, पुरोहित के अनुसार रामगुप्त का ध्रुव स्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि क्यों क्यों अधिकार नहीं है ध्रुव स्वामिनी पर? अंतिम में पुरोहित आकर के धर्म ग्रंथ पढ़ करके लोगों को समझाते हैं, बोलते हैं कि रामगुप्त गौरव से नष्ट है और आचरण से पतित है, इसीलिए इसीलिए ध्रुव स्वामिनी पर अब इसका कोई अधिकार नहीं है। तो जब ये कथन रामगुप्त सुनता है तो इसको बहुत गुस्सा आता है, ये धीरे से चाकू निकाल करके चंद्रगुप्त के पीछे चला जाता है मारने के लिए। उसी समय सामंत वगैरह इसे देख लेते हैं और रामगुप्त की हत्या कर दी जाती है। फिर बहुत ही अच्छे तरीके से ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त का पुनर्विवाह होता है। पुनर्विवाह ध्रुव स्वामिनी के केंद्र में जो कथा है वो पुनर्विवाह पर ही केंद्रित है, ध्रुव स्वामिनी के प्रतिपाद्य है, ठीक है, यानी कि ध्रुव स्वामिनी में कहा क्या गया है, आखिर इसका मूल विषय क्या है? मूल विषय क्या है? स्त्री पुरुषार्थ का ढोंग ना करे, विश्व भर में सब काम सबके लिए नहीं है। बिल्कुल ही ये नकारात्मक ऑप्शन है, एकदम इसको साइड करिए, गलत हो गया ये। आगे है कि प्रेम में अपना सर्वस्व निछावर करने वाली स्त्रियां कभी असहाय नहीं होती है, असहाय हो जाती है, क्योंकि ध्रुव स्वामिनी अपना सर्वस्व न्यौछावर कर चुकी थी, लेकिन रामगुप्त फिर भी उसकी रक्षा नहीं कर रहे थे, तो ये भी गलत है। तो इसमें बताया है कि स्त्री उपहार में देने की वस्तु नहीं है, पुरुष उसे अपनी पशु संपत्ति समझकर अत्याचार ना करे। ये कथन ही उठा के दे दिया गया है, ध्रुव स्वामिनी का ही कथन है। ध्रुव स्वामिनी बहुत गुस्सा हो जाती है जब उसे पता चलता है कि सकराज के पास उसे भेजा जा रहा है उसकी पत्नी बनने के लिए। तो ध्रुव स्वामिनी गुस्से में रामगुप्त से कहती है कि स्त्रियां उपहार में देने की वस्तु नहीं है। उसके बाद है कि स्त्री को अपने चुनाव और निर्णय की स्वतंत्रता है, बिल्कुल है। 3 और 4 हमारा सही हो जाएगा, सभी का सही उत्तर है, सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। एकदम अच्छे से याद करते चलिएगा समझते हुए। अगला प्रश्न है, अंधा युग के अंकों का नाम है, अंकों का नाम पूछा है, क्रम नहीं पूछा है। तो अब बताइए, अब जब नाम पूछा है तो अगले बार क्रम पूछेगा, क्रम के बाद कथन पूछेगा, यही तो है हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछने का पैटर्न। तो पहले क्या पूछा गया है? अंकों का नाम। तो नाम आप लोग बताइएगा, पशु का उदय, गांधारी का शाप, कौरव नगरी, केवल अगर कौरव नगरी रहता तो सही हो जाता, पर यहाँ कौरव नगरी का विनाश है, इसीलिए ये गलत हो गया। सी और डी हमारा सही हो जाएगा, डी नंबर हमारा सही हो जाएगा।
बताइए आप सब, अंधा युग में कितने अंक है? अंधा युग में कितने अंक है? कुल 5 अंक है। बहुत अच्छे, कुल 5 अंक है। ठीक है। सबसे पहले है कौरव नगरी। कौरव नगरी में पशु का उदय होता है, यानी दूसरा अंक है पशु का उदय। अब पशु का उदय होता किन के अंदर है? तो अश्वत्थामा के अंदर, यानी तीसरा अंक है अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। चौथा अंक हो जाएगा गांधारी का शाप। पांचवा अंक हो जाएगा विजय एक क्रमिक आत्महत्या। और फिर बीच में देखिएगा, इस 5 अंक के बीच में, यानी 3 अंक के बीच में अंतराल आता है। अंतराल का नाम है पंख पहिए और पट्टियां। और 5वें अंक के बाद एक समापन, एक शीर्षक है। तो समापन का शीर्षक है प्रभु की मृत्यु। वहीं पर कृष्ण की मृत्यु होती है। तो यहाँ पर हमारा सी डी सही हो गया। लेकिन आगे अब ये प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए, पंक्ति दी गई है कि आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ, झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की, केवल कर्म सत्य है। केवल कर्म सत्य है। मानव जो करता है इसी समय में उसी में निहित है भविष्य युग युग तक का। ठीक है, बहुत ही अच्छी पंक्ति है। ये कहते कौन है? वृद्ध याचक। वृद्ध याचक जो भविष्यवाणी किए हुए थे कि कौरवों की जीत हो जाएगी, लेकिन जब देखते हैं कि कौरवों की हार हो चुकी है, तो या करके कहते हैं कि आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हो गया कि झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की, केवल कर्म सत्य है। यदि आप कर्म करेंगे, आप अपने भविष्य को बदल सकते हैं। कोई आपका भविष्य नहीं बता सकता है कि आप क्या करेंगे क्या नहीं। आपका भविष्य आपके हाथों में है। ठीक है, आपका भविष्य आपके हाथों में है। तो सी नंबर सही हो जाएगा, पशु का उदय। पशु का उदय जो अंक है, इसी में वृद्ध याचक आते हैं और ये कथन कहते हैं। आगे प्रश्न है, देखिए प्रश्न आगे बढ़ा के पूछ दिया ना, अंक शीर्षकों का सही अनुक्रम बताइए, अंक का क्रम बताइए। चलिए, चारों में से देख के उत्तर बताइए सभी लोग। सभी लोग ए। चलिए, बहुत अच्छे से याद है। हम लोग याद किए हैं कि कौरव नगरी में पशु का उदय होता है। और पशु का उदय जो बर्बर पशु बनता कौन है? तो अश्वत्थामा बनता है। यानी अश्वत्थामा का अर्ध सत्य तीसरे नंबर पर हो जाएगा। अब अश्वत्थामा को शाप मिल जाता है ना कृष्ण के द्वारा, तो गांधारी बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर गांधारी का शाप होता है चौथा अंक। एकदम चौथा अंक याद रखिएगा, बार बार अंकों से रिपीट हुए हैं प्रश्न। तो चौथा अंक है गांधारी का शाप। पांचवा है विजय एक क्रमिक आत्महत्या। ए नंबर हमारा सही हो जाएगा क्रम। चलिए, आगे फिर से पंक्ति दी गई है, मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी कुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। अंधा युग में संवाद ये है किसका? ये संवाद सभी लोग डी बता रहे हैं। बहुत अच्छे। अब बता दीजिए कि ये जो विदुर है, ये कथन कहते किससे है? विदुर जो है ये कथन कहते किससे है? कहते किससे है? धृतराष्ट्र और गांधारी से। ठीक है, खास करके धृतराष्ट्र से। धृतराष्ट्र क्या बोलता है? मैं तो अंधा था, मुझे कोई सिखाया ही नहीं, कोई बताया ही नहीं कि युद्ध का क्या नतीजा होगा। तो वही विदुर कहते हैं कि सब लोग बोले थे, कृष्ण भी आके कहे थे कि मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर से कुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। लेकिन आप अपने अहम भाव में किसी की बात सुने ही नहीं। तो ये अंतिम दिन की संध्या, यानी 18वें दिन की संध्या में बातचीत हो रही होती है। ठीक है, कौरवों की हार हो जाती है उसके बाद। अगला प्रश्न है, अंधा युग के संबंध में कौन से विचार सही है? कौन से विचार सही है? इसमें ना, मतलब ऑप्शन को कैसे उलझाया गया था, बोला गया है कि यह महाभारत के 18वें दिन की कथा पर आधारित है। ज्यादातर बच्चे चले गए कि वंश सही हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें कि यह महाभारत के 18वें दिन की कथा नहीं है। 18वें दिन की संध्या से कथा शुरू होती है, और यहाँ संध्या लिखा ही नहीं गया है। ठीक है, संध्या लिखा ही नहीं गया है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है हमारा। आगे है कि आधुनिक भाव बोध को रूपायित करने वाले नाटकों में
अंधा युग विशेष रूप से उल्लेखनीय है, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि अंधा युग ये पौराणिक कथा पर तो आधारित है, लेकिन साथ में वर्तमान समय में जो युद्ध वगैरह हो रहे थे, उन्हें भी दिखाने का प्रयास किया गया है। अंधा युग जो गीति नाट्य है उसमें धर्मवीर भारती लेखक है। इसमें बहिर्द्वंद यानी बाहर का द्वंद है और अंतर्द्वंद दोनों विकराल रूप में मौजूद है, बिल्कुल सही। ठीक है, यानी कि लोग बाहर में भी द्वंद कर रहे हैं और मन के अंदर भी द्वंद कर रहे हैं। महाभारत पौराणिक कथा में जितने भी पात्र हैं सभी गलतियां करते हैं, कोई पूरी तरीके से अच्छा नहीं है। इतना याद रखिएगा कि जो पांडव है, पांडव भी सारे अच्छे नहीं थे, वो भी गलतियां करते हैं। दुर्योधन को भी तो जानबूझकर मारते हैं वो लोग, ठीक है, नियम तोड़ करके मारते हैं। और इधर कौरव भी बहुत गलतियां करते हैं, कौरव और पांडव दोनों ही गलतियां करते हैं। और कहा गया कि अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं, दोनों के पक्ष में कई लोगों की मृत्यु होती है, कोई सुखी सुखी वाला जीत नहीं प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा दूसरा तीसरा कथन सही हो जाएगा, दूसरा तीसरा कथन सही हो जाएगा। चौथा नंबर अगर हमारा ये नहीं नहीं होता ना तो ये सही हो जाता कि अंधा युग आधुनिक त्रासदी को व्यक्त करता है, बिल्कुल करता है, ये हमारा सही होगा। बस इसको हटा दीजिए, हो सकता है ये कथन अगला बार आपको ये दे दे और इस नहीं को यहाँ से गायब कर दे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि अंधा युग में युत्सु की चिंता क्या है। युत्सु कौरव वंश में एक भाई है। युत्सु दासी पुत्र से कहा गया है, सबसे छोटा होता है और सबसे अंतिम में इसकी जान बची रहती है। ठीक है, अपने माता पिता से युत्सु मिलने के लिए आता है और युत्सु कौरव वंश के तरफ से युद्ध नहीं लड़ता है, ये पांडवों के पक्ष से जाके युद्ध लड़ता है। इसीलिए युत्सु की चिंता है मानव भविष्य की रक्षा। क्या चिंता है? मानव भविष्य की रक्षा की इसकी चिंता है। ये चाहता था कि मैं सत्य के तरफ से जाके लड़ूं, ठीक है, सत्य के तरफ से जाके लड़ूं, इसको मानव भविष्य की बहुत चिंता होती है। जो बड़े बड़े आचार्य भीष्म पितामह नहीं कर पाते हैं, ये द्रोणाचार्य नहीं कर पाते हैं, वो युत्सु कर देता है। यानी युत्सु अपने से अलग पक्ष में चला जाता है, जबकि भीष्म पितामह भी जानते हैं कि पांडव सत्य है पर उनके पक्ष में नहीं जाते। दुर्योधन भी जानता है कि पांडव सही के पक्ष में, फिर भी वो नहीं जाते, लेकिन युत्सु चला जाता है। तो सूची 1 को 2 से यहाँ मिलान करना है, यह आसान प्रश्न है। अंधेर नगरी एक प्रहसन है। क्या है? प्रहसन है। अंधा युग गीति नाट्य है। ठीक है, शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, अंधा युग गीति नाट्य है। ध्रुव स्वामिनी एक समस्या मूलक नाटक है, क्योंकि ध्रुव स्वामिनी में पुनर्विवाह की समस्या को दिखाया गया है। आगरा बाजार लोक नाट्य शैली पर आधारित है। आगरा बाजार में तो नज्म पे नज्म भरे पड़े हैं। ठीक है, तो हमारा इसके अकॉर्डिंग ए नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पात्र दिए गए हैं और कथन दिया गया है। चलिए, कथन आपको पहले पढ़ना है, फिर पात्रों से मिलान करना है। ऐसे प्रश्न आए ना तो पहले पात्र पढ़ के कथन मत पढ़िए। अच्छा सा ट्रिक है कि आप पहले कथन पढ़िए, तभी तो पता चल पाएगा कि कथन है किसका। कथन है कि पत्थर के खानों से मणियां निकलती है, बाधा मत डालो विदुर, बाधा मत डालो। तो ये कथन कहते कौन है? कहती कौन है? तो ये गांधारी कहती है। ठीक है, गांधारी कहती है। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। तो जो अश्वत्थामा है वो रात के समय में पांडव शिविर में जाकर के सभी सोए हुए पांडवों को, उनके सैनिकों को, मंत्रियों को, उनकी पत्नियों को, सभी महिलाओं पर वार करने लगता है, उनकी हत्याएं करने लगता है। और वही दृश्य संजय अपनी दिव्य दृष्टि से देख करके गांधारी को बता रहे थे। गांधारी बहुत ही खुश हो रही थी। तो विदुर कहता है कि गांधारी, ये तुम क्या सुन रही हो? तुम क्या संजय की आंखों से देख रही हो? तुम्हारा हृदय हृदय नहीं है, तुम्हारा हृदय पत्थर बन चुका है गांधारी। ठीक है, तो फिर गांधारी कहती है कि पत्थर की खानों से ही तो मणियां निकलती है, बाधा मत डालो। ठीक है, तो ये दोनों कथन याद रखेंगे। तो हृदय तुम्हारा पत्थर है, ये विदुर कहेंगे। उसके बाद मैंने प्रतिशोध ले लिया। अब जो अश्वत्थामा गया था ना पांडव शिविर में सभी को मारने के लिए, तो धृष्टद्युम्न को जाके मारता है।
सोए हुए दृष्टिद्युम्न को बहुत ही खतरनाक तरीके से उसकी हत्या करता है, आंखें निकाल लेता है, बहुत बहुत भयावह तरीके से इसकी हत्या की जाती है। फिर अश्वत्थामा एकदम बर्बर पशु की ओर बन करके आता है और कहता है कि मैंने प्रतिशोध ले लिया दृष्टिद्युम्न से, पिता की पाप का हत्या का प्रतिशोध ले लिया। अब है कि अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझको भी अंधा होना होगा, ये संजय कहते हैं और अश्वत्थामा का ये कथन है। सभी का सही उत्तर है, 4 नंबर हमारा सही हो जाएगा। कथन याद रखे रहिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अंधा युग नाटक के संबंध में सत्य कथन बताना है आपको। सत्य कथन बताइए। धर्मवीर भारती के अनुसार यह काव्य मंचन को दृष्टि में रखकर लिखा गया है। बिल्कुल, ये मंच पर बहुत अच्छे से प्रस्तुत हो सकता है, बहुत ही अच्छे से, एकदम रंगमंच को एकदम ध्यान में रख करके ये लिखे हुए हैं। यह नाटक 7 अंकों में विभाजित है। जब भी ऐसे प्रश्न आए लंबे लंबे तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप काट छाट कीजिए, या तो कंफर्म आप गलत वाला ऑप्शन पकड़िए या तो कंफर्म सही वाला ऑप्शन पकड़िए, तो हमें पता चल गया कि ये कंफर्म गलत है, क्योंकि हम लोग पढ़ के आए हैं कि इसमें 5 अंक है, ठीक है, 7 अंक है ही नहीं, तो हमारा बी गलत हो गया। ऑप्शन में आइए, बी एक ही जगह दिया हुआ, बी को काट दिए। अब बोला गया है, देखिए यहाँ पर नाटक के तीसरे अंक का शीर्षक गांधारी का शाप है। तीसरे अंक का शीर्षक है अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, गांधारी का शाप है, ये है चौथा अंक, तो ये तो गलत हो गया। अंकों से देख रहे हैं ना कैसे उलझा दिया कथन बना के। ई नंबर को काट दीजिए क्योंकि ई नंबर हमारा गलत है, तो बचा क्या, काट छाट करने के बाद हमारा 4 उत्तर, ये चौथा डी नंबर बचा जो सही है, ठीक है। और ये जो सी नंबर का कथन है, ये नाटक एकदम पहले पेज से ही कथन को उठाया गया है कि इस नाटक का घटना काल महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक है। दृश्य परिवर्तन या अंक परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना है, बिल्कुल है। 5 अंक है, जब भी दृश्य बदलता है तब तब इसमें गीत का प्रयोग किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, महाभारत के अंतिम अंश को आधार बना करके कौन सा नाटक लिखा गया है। बिल्कुल अंधा युग लिखा गया है। ये तो आसान से भी आसान है, इसमें कुछ डाउट ही नहीं होना चाहिए। देखिए फिर से अंकों से आ गया, इस बार क्रम पूछ दिया। चलिए अंकों का क्रम बताइए, जल्दी से क्रम लगाइए और सही ऑप्शन बताइए। सभी लोग बी बता रहे हैं। प्रश्न करते करते ही आपको अंक याद हो जाएंगे, क्योंकि हम याद किए सबसे पहले तो कौरव नगरी है एक। कौरव नगरी में क्या होता है, पशु का उदय होता है, और पशु का उदय होता किसके अंदर है, तो अश्वत्थामा के अंदर होता है। यानी कि ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया। अश्वत्थामा का अर्ध सत्य हो जाता है, फिर गांधारी शाप देती है कृष्ण को चौथे अंक में। विजय क्रमिक आत्महत्या 5वां अंक है, बस 5वां अंक दे दिया यहाँ पर, बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। चलिए फिर से कथन बना के प्रश्न पूछा गया है, अंधा युग के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। बोला गया है कि इसमें युद्ध से उत्पन्न होने वाली मूल्यहीनता, यानी कि जो नैतिकता खत्म हो जाती है युद्ध में, अमानवीयता, मानवता ही नहीं बचती है, विकृति, कुंठा, व्यक्तित्व एवं सामूहिक विघटन का सजीव चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो बिल्कुल सही ये किया गया है। बी में आइए कि इसके तृतीय अंक का शीर्षक गांधारी का शाप है, जिसमें गांधारी कृष्ण को शाप देती है। तो गांधारी का शाप जो शीर्षक है उसमें तो गांधारी कृष्ण को शाप देती है, लेकिन क्या ये तीसरा अंक है, आप ही बताइए, क्या ये तीसरा अंक है, नहीं है तीसरा अंक, ये चौथा अंक है। तो फिर हम कैसे यहाँ पर ऑप्शन को, बी ऑप्शन को सही कर सकते हैं। देख ही रहे हैं आप कि कैसे ऑप्शन बनाया जा रहा है, ठीक है। अगर आप पीवाईक्यू पढ़े रहेंगे तो आपको अंक तो याद रहेंगे ना, तो बी ऑप्शन को काट दीजिए, एक ही जगह में कटा। आगे है कि इस नाटक पर इलियट के वेस्टलैंड का प्रभाव माना गया है, ये बिल्कुल सही है, माना गया है। इसमें ऋषि व्यास अश्वत्थामा को अमरता का वरदान देते हैं, बिल्कुल गलत। ये वरदान कृष्ण जी देते हैं, कृष्ण जी अमर कर देते हैं अश्वत्थामा को,
वो भी रोग के साथ। कहते हैं कि तुम्हारे शरीर में हमेशा कुष्ठ रोग रहेगा, हमेशा घाव से शरीर तुम्हारा भरा रहेगा और तुम्हारी मृत्यु होगी ही नहीं, क्योंकि तुम जो गर्भ में एक बच्चा है, उस गर्भ पर तुम वार किए हो, ठीक है, क्योंकि ये पांडव के वंश को ही खत्म करना चाहता था अश्वत्थामा, इसीलिए इसको शाप मिलता है। ये कृष्ण जी का काम है, ठीक है, ऋषि व्यास का काम नहीं है। तो डी नंबर जहां है उसको काट दीजिए। अब क्या बचा हमारे पास, काट छाट किए तो हम सही उत्तर तक पहुंच गए। पहला नंबर हमारा सही हो गया कि अंधा युग के किसी भी पात्र का चरित्र नितांत उज्जवल और निर्मल नहीं है। ये बिल्कुल सही है। अंधा युग में चाहे पांडव हो चाहे कौरव हो, किसी का भी चरित्र एकदम सच्चा नितांत उज्जवल बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जो इसमें युधिष्ठिर है, जो हमेशा सत्य कहते हैं, वो भी एक समय में झूठ बोले थे, ठीक है, वो भी एक समय में झूठ बोले थे। जब जब द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई थी, उससे पहले बोला गया था ना कि जो अश्वत्थामा है, एक अश्वत्थामा हाथी का भी नाम होता है, सभी लोग चिल्लाने लगते हैं अश्वत्थामा मारा गया मारा गया। उसी दौरान युधिष्ठिर से पूछा जाता है, युधिष्ठिर हाँ कह देते हैं, ठीक है, तो उसी समय उनकी मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है सिंदूर की होली, प्रकाशन वर्ष क्या है सिंदूर की होली का? 1934 ईस्वी। लेखक कौन है इसके? लेखक कौन है? लेखक कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र, ठीक है, मिश्र याद रखिएगा, लक्ष्मी नारायण मिश्र। क्योंकि एनटीए का जब आप सिलेबस, नेट का सब सिलेबस देखिएगा तो आपको लक्ष्मी नारायण लाल दिखेंगे, लेकिन वो वहां पर गलत दिया हुआ है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। असली में जो इसका लेखक है वो है लक्ष्मी नारायण मिश्र। इसे ऐसे याद कीजिएगा कि सिंदूर की होली यानी कि शादी करना, तो शादी कौन करवाते हैं? मिश्र, जो पंडित होते हैं मिश्र ही शादी करवाते हैं, तो वो ट्रिक से हमें याद रह जाएगा। प्रश्न है कि सिंदूर के होली के किस पात्र ने विधवा मनोरमा का हाथ जीवन भर अविवाहित रहने के लिए पकड़ा था, ना कि उसे अपनी स्त्री बनाने के लिए? तो मनोज शंकर, ठीक है, मनोज शंकर। मनोज शंकर इसमें सही उत्तर हो जाएगा, जो मुरारी लाल के घर में ही रहता है, और मुरारी लाल मनोज शंकर के पिता का हत्यारा है, ठीक है। बाकी इधर जो भगवंत सिंह है, ये रिश्वत दे करके रजनीकांत को मरवाता है, रजनीकांत इनका भतीजा है। चलिए अब इस प्रश्न में आइए, सिंदूर की होली नाटक में कुल 2 अंक है। अंक में ही तो यहाँ पर गलती दे दिया गया, क्या इसमें 2 अंक है? इसमें 3 अंक है, ठीक है, 3 अंक है। फिर उसके बाद बोला है नजीर, माहिर अली, चंद्रकला, ये सब इसके प्रमुख पात्र है, ये भी सरासर गलत। चंद्रकला तो है लेकिन बाकी लोग पात्र नहीं है। सिंदूर की होली नाटक प्रातः काल 9 बजे से शुरू होती है और लगभग 10 बजे रात्रि में बीत जाती है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा पहला कथन है गलत है, पहला कथन असत्य है, लेकिन कथन 2 हमारा सत्य है। आगे प्रश्न है, सिंदूर की होली नाटक के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। अब कौन से सही सही तथ्य है, सही कथन है, उसे पहचानना है। बोला गया है कि नाटक में वैधव्य की समस्या को केंद्र में रखा गया है। वैधव्य यानी विधवाओं की समस्या। तो जो इसमें मनोरमा है वो विधवा स्त्री है, ठीक है, उनका बाल विवाह हुआ था और वो विधवा हो चुकी थी, उसके बाद से वो विधवा जीवन व्यतीत कर रही थी। और मनोज शंकर जब अपने प्रेम का इजहार करता है तो मनोरमा बोलती है कि मैं विवाह नहीं कर सकती, अगर तुम मेरा हाथ पकड़ना चाहते हो तो जिंदगी भर कंवारे रहोगे तो बोलो। तो मनोज शंकर कहता है बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ आजीवन कुंवारा रहूंगा। तो ए नंबर हमारा सही है। इस नाटक में कुल 9 पात्र है, जिसमें से 7 पुरुष है 2 स्त्री है, ये भी सही है, ठीक है, बी भी हमारा सही है। नाटक के पात्रों में शशिकला है, ये शशिकला ही नहीं है, गलत हो गया, रमाकांत ही नहीं है, अकबर तो और नहीं है, अकबर कहाँ से आ जाएंगे, गलत हो गया, चंद्रकला है, ठीक है, चंद्रकला है, लेकिन सी कथन हमारा गलत होगा, सी को हटा दीजिए।
अब है कि लक्ष्मी नारायण लाल का यह नाटक नौटंकी शैली पर आधारित है। देखिए लक्ष्मी नारायण लाल ही दिया है यहाँ पर भी, जो हमारे सिलेबस में है वही यहाँ पर भी दे दिया गया है, ठीक है। जबकि ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है, आप मिश्र ही याद रखिएगा। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र का यह नाटक नौटंकी शैली पर आधारित गलत हो जाएगा। ये जो नाटक है ना, समस्या प्रधान नाटक है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण मिश्र जो है उनके सभी नाटक, पहली बात तो 3 अंक के होते हैं और सभी नाटक समस्या प्रधान नाटक होते हैं, समस्याओं को ही दिखाया गया है। तो डी नंबर भी गलत हो जाएगा। इस नाटक की भूमिका राम प्रसाद त्रिपाठी ने लिखी, बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है, ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। जो जो कथन सही हुए उन्हें अच्छे से याद रखिएगा। फिर से 2 कथन दिए गए हैं। सिंदूर की होली नाटक की दुखांत परिणति हमें नाटक में आई परिस्थितियों तथा जजन्य समस्याओं को सोचने समझने के लिए बाध्य करती है और विचारों में डुबो देती है, बिल्कुल डुबो देती है। जब आप ये नाटक पढ़िएगा तो देखिएगा कि एक जो दोस्त है वो अपने ही दोस्त की हत्या कर रहा है, एक जो चाचा जी है अपने ही भतीजे की हत्या कर रहा है। तो ये सब चीजें जब आप पढ़ेंगे तो फिर आप सोचने के लिए विचारों में डूब ही जाएंगे, सोचने के लिए विवश हो जाएंगे। समस्या वहां पर दिखाई गई है। कथन 2 है, सिंदूर की होली अद्भुत, गहन, गंभीर, सामान्य से परे नाटक है तथा उसके पात्र अत्यंत सहज है, स्वाभाविक मनोवृत्ति की प्रकृत भूमि पर विचरते नजर आते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। दोनों ही कथन हमारा सही है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, एक निर्देशक की दृष्टि से आधे अधूरे मुझे समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है। एक निर्देशक की दृष्टि से, यानी निर्देशक का कथन होगा। अब आधे अधूरे के निर्देशक है कौन, ये आपको बताना है। तो आधे अधूरे के निर्देशक है ओम शिवपुरी। कौन है? ओम शिवपुरी है। और ओम शिवपुरी की पत्नी है सुधा शिवपुरी। ओम शिवपुरी की पत्नी है सुधा शिवपुरी, और जो बीबी कारांत है वो जयशंकर प्रसाद के नाटकों को अच्छे से मंच पर प्रस्तुत करते हैं। और इब्राहिम अलका जी से बात करने के बाद बकरी नाटक लिखा गया, ठीक है, बकरी नाटक लिखा गया बात करने के बाद, वो निर्देशक नहीं है। अगला है कि आधे अधूरे नाटक के संबंध में सत्य कथन बताइए। आधे अधूरे, आधे अधूरे 1969 में इसका प्रकाशन वर्ष हुआ है, मोहन राकेश इसके लेखक है। सत्य कथन बताना है। यह नाटक मौजूदा जीवन की विडंबना के कुछ एक सघन बिंदुओं को रेखांकित करता है। आगे है कि श्री ओम शिवपुरी को यह समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है, बिल्कुल सही है। जो श्री ओम शिवपुरी उसके निर्देशक है वो बताते हैं कि यह पहला सार्थक नाटक है। इसके पात्र, स्थितियां एवं मनः स्थितियां यथार्थपरक तथा विश्वसनीय नहीं लगती, विश्वसनीय नहीं लगती। अब बताइए कि जो इसमें 4 पुरुष है, एक सावित्री है, जो सब बातें कर रहे हैं, सावित्री के 3 बच्चे हैं, जो सब उनके उनके कथन है, क्या वो सही नहीं लगते हैं, सत्य नहीं लगते हैं, विश्वसनीय नहीं लगते हैं? तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वो विश्वसनीय लगते हैं, ठीक है। और मध्य वर्ग का जो जीवन होता है उसको बहुत ही अच्छे ढंग से दिखाया गया है। तो सी नंबर हमारा नकारात्मक बात कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग हटा देते हैं। आगे है कि आधे अधूरे आज के जीवन के गहन अनुभव खंड को मूर्त करता है, बिल्कुल सही। इस नाटक की भाषा में वह सामर्थ्य नहीं है जो समकालीन जीवन के तनाव को पकड़ सके, बिल्कुल गलत, ठीक है। नहीं डाल दिया तो गलत हो गया, ई नंबर को काट दीजिए। हमारे पास दूसरा नंबर बचा जो बिल्कुल सही है। अब इस कथन में ध्यान दीजिएगा कि अगर ये नहीं हट जाए तो फिर ये कथन भी सही हो जाएगा। हो सकता है अगले बार घुमा फिरा के पूछ दिया जाए, तो चीजों को ध्यान में रखे रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, पंक्ति दी गई है भूमिका से कि हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा, रंगों और राशियों के हमारे विवेक को अभिव्यक्त करना होगा। किस नाटक की भूमिका में ये कथन कहा गया है? बिल्कुल सी नंबर सही हो जाएगा, आषाढ़ का एक दिन। किसमें कहा गया है?
आषाढ़ का एक दिन में कहा गया है। चलिए आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से आषाढ़ का एक दिन के पात्र हैं। अब पात्र बताना है। आषाढ़ का एक दिन, मल्लिका, कालिदास, मोहन राकेश इसके लेखक है। आषाढ़ का एक दिन, पात्र कौन है? सभी लोग बी बता रहे हैं। बिल्कुल बी ही हमारा सही होगा। दंतुल राजपुरुष है और अनुस्वार और अनुनासिक ये दोनों प्रियंगु मंजरी के साथ में मल्लिका के घर में आते हैं, जिसमें से मल्लिका कहती है, प्रियंगु मंजरी कहती है मल्लिका से कि मल्लिका, मेरे दो सैनिक है, एक अनुस्वार है, एक अनुनासिक है, तुम जिसे भी पसंद करोगी तुम्हारा विवाह उसके साथ करवा दिया जाएगा। क्या मल्लिका दोनों में से किसी को पसंद करती है? दोनों में से किसी को पसंद करती है? नहीं करती है। ठीक है, प्रियंगु मंजरी पैसे भी देना चाहती है कि ये लो, तुम्हारे घर की स्थिति खराब हो गई है, तुम अपने घर को अच्छे से संवार लेना, फिर भी वो मना कर देती है, नहीं लेती है, कुछ भी नहीं लेती है। चलिए अगला प्रश्न है कि आषाढ़ का एक दिन में पतंजलि का उल्लेख कौन सा पात्र करता है? पूरे नाटक जब हम लोग पढ़ेंगे तो मात्र एक वाक्य में पतंजलि का उल्लेख हुआ है, और वो पतंजलि का उल्लेख संगिनी करती है। रंगिनी और संगिनी ये दोनों मल्लिका के घर आती है सामान वगैरह देखने के लिए कि जिस घर की कालिदास इतनी तारीफ करते हैं, आखिर वो घर है कैसा, आखिर यहाँ पर ऐसी क्या चीज है जिसके कारण कालिदास इतने महान कवि बन गए। तो यही सब रिसर्च करने के लिए रंगिनी और संगिनी मल्लिका के घर में आती है, और उसी समय पतंजलि का उल्लेख होता है। ठीक है, उसी समय पतंजलि का उल्लेख होता है। अगला प्रश्न है कि आषाढ़ का एक दिन नाटक में मल्लिका के कथन कौन से हैं? मल्लिका का कथन पूछा है, जो कथा की नायिका है उसी का कथन पूछा है। चलिए आप लोग उत्तर बताइए, फिर मैं बताती हूँ, काट छाट कीजिएगा। उत्तर बताइए पढ़ के। मल्लिका एक बहुत ही स्वाभिमानी लड़की होती है। चलिए बी डी, बी डी सेम ऑप्शन तो नहीं है ना? नहीं है। चलिए अभी पता चल जाएगा। बोला गया कि इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आगे आइए। कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंदर में कोमलता ना हो। ठीक है, बोला है कि आज तक का जीवन किसी तरह बीत ही रहा है, आगे का भी बीत जाएगा, तो ऐसी बातें मल्लिका ही करती है, ये मल्लिका का कथन है। ठीक है, मल्लिका से कहा जाता है कि तुम अपने भविष्य के लिए कुछ सोच ही नहीं रही हो, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो मल्लिका कहती है अपनी माँ से कि माँ तुम क्यों चिंता करती हो, आज तक का जीवन किसी तरह तो बीत ही रहा है ना, आगे भी बीत जाएगा। मल्लिका मल्लिका अपने भविष्य के लिए चिंतित होती ही नहीं है, क्योंकि जब तक अंबिका रहती है तो अंबिका जो उसकी माँ है पूरा ध्यान रखती है। इसीलिए आगे है कि यह अवसर देखने के लिए ही तो मैंने आज तक का जीवन जिया है। ये कथन अंबिका का है। ठीक है, ये कथन अंबिका का है, और कहती किससे है ये, वो बताइए। अंबिका कहती किससे है ये कथन? ये कथन तब होता है जब कालिदास पहली बार अपने ग्राम्य प्रदेश में आते हैं और मल्लिका के घर नहीं आते हैं। ठीक है, मल्लिका के घर नहीं आते और वो चले जाते हैं, तो उसी समय अंबिका को पता चलता है कि यहाँ के जो भी पत्थर वगैरह है लोग उसे भी उठा के ले जा रहे हैं। और मल्लिका फिर विवाह किससे करती है? विवाह किससे करती है मल्लिका अंतिम में? विवश होकर के मल्लिका विवाह किससे करती है? विलोम से। तो विलोम का नाम नोट कर लीजिए कि अंबिका ये कथन विलोम से कहती है। ठीक है, ये कथन विलोम से कहती है, क्योंकि विलोम आकर के ताना दे रहा होता है कि अंबिका ये क्या, कालिदास तुम्हारे घर में नहीं आया, अरे आज तुम्हारे घर में कैसे आएगा, वो तो सभी लोगों का प्रिय व्यक्ति बन चुका है। ठीक है, यहाँ के तो पत्थर भी महत्वपूर्ण हो गए हैं। तो ये सब अंबिका को सुना रहा होता है, तो अंबिका ही कहती है
कि हाँ हाँ क्यों नहीं, यह अवसर देखने के लिए ही तो मैंने आज तक का जीवन जिया है। ये अंबिका कहती है विलोम से। फिर विलोम हंसता है, कुछ नहीं कहता है। ठीक है, मल्लिका भी वहीं खड़ी रहती है। फिर मल्लिका देखिए कहती है कि ये प्रतियां मैंने उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से प्राप्त की। ये अंतिम का कथन है। जब कालिदास वापस आ जाता है मल्लिका के पास, तब मल्लिका ये कथन कहती है। और कालिदास को लगता है कि मल्लिका तो उसका कोई ग्रंथ पढ़ी ही नहीं होगी, लेकिन देखता है तो मल्लिका के पास सारे ग्रंथ पड़े हुए हैं। कालिदास हैरान हो जाता है कि मल्लिका तुम्हारे पास कहाँ से आई ये रचनाएं। तब मल्लिका बताती है कि मैंने खरीदी है ये सब चीजें। ठीक है, तो हमें दो कथन मल्लिका का मिला, दो कथन सी और ई मिला हमें। ठीक है, डी नंबर तो है ही नहीं, तो जिसमें डी है उसको काट दीजिए। डी नंबर तो अंबिका का कथन है। अब यहाँ पर आते हैं, हमारे पास दो है, या तो बी होगा या तो ए। तो यहाँ देखिए जो ए है ना, कि इस सौंदर्य के सामने जीवन के सब वस्तुएं हैं, है ये प्रियंगु मंजरी जब घर आती है ना मल्लिका के, तब कहती है। ठीक है, कि कालिदास यहीं से निकल करके गए हैं, इसके सामने तो सब सुविधाएं है। जो बी नंबर है ये मल्लिका का कथन है कि कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता ना हो। ये है मल्लिका का कथन। यानी बी नंबर हमारा दूसरे नंबर में, यानी बी नंबर हमारा सही हो गया। ठीक है, बी नंबर हमारा सही हो गया। आप लोग बी और डी में ही कंफ्यूज हो रहे थे, बी को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, आगरा बाजार नाटक का आरंभ किस नज्म से होता है? किस नज्म से होता है? किस नज्म से होता है? बिल्कुल डी नंबर सही हो गया, शहर आशोभ। शहर आशोभ नामक नज्म से ये शुरू होती है कथा, और अंतिम में जो नज्म है वो है आदमी नामा। अंतिम वाला नज्म क्या है? आदमी नामा है। तो हम शुरू वाला और अंतिम वाला देख लिए, लेकिन जिस हिसाब से हमारा पैटर्न है, तो अगले बार अंतिम वाला पूछना था, या फिर बीच वाला पूछना था, या फिर क्रम से पूछना था। तो हम बिल्कुल देखते हैं कि अगले बार क्रम पूछ देता है। क्या पूछ दिया? क्रम पूछ दिया कि आगरा बाजार नाटक में आई नज्म की पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो ये जो पहले से बाद के क्रम में पूछा है, ये सभी के लिए कठिन प्रश्न बन गया था, क्योंकि आप जब आगरा बाजार नाटक पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे नज्म हैं, आप रट नहीं सकते हैं, वो भी लंबे लंबे नज्म हैं, उसमें से भी गहराई से उठा उठा के पूछ दिया है। तो यहाँ पर 4 नंबर हमारा सही है। ठीक है, 4 नंबर हमारा सही है। अब आप लोग अगले बार क्या पूछेगा वो सुन लीजिए। अगले बार ऐसे चांसेस है पूछने के कि पूछ लिया जाएगा कि आगरा बाजार नाटक में कौन कौन से नज्म शामिल नहीं है, या कौन कौन से नज्म शामिल है। ये पूछ करके इन्हीं पांचों ऑप्शन में से आपके पास नज्म दिए जाएंगे। एक दो अलग भी दिया जाएगा, लेकिन ज्यादा चांसेस यही सब नज्म को उठा के फिर से पूछा जाएगा। तो अब आप अब आपका काम है कि इन पांचों नज्म को आप नोट डाउन करके क्रम से नोट कीजिएगा। ठीक है, क्रम से नोट कीजिएगा, यानी डी नंबर वाले को पहले, सी को, फिर ए को, बी को, फिर ई को, और नोट करके बार बार थोड़ा सा 4-5 बार पढ़े रहिएगा। ध्यान में रहेगा तो जैसे पंक्तियां आएंगी तो आप पकड़ लीजिए कि हाँ इसको तो मैं पढ़ी हूँ, ये आगरा बाजार नाटक की पंक्ति है। ठीक है, तो ये अगले बार के लिए है। अब अगला प्रश्न है कि जिसकी आत्मा कमजोर हो, जिसे लालच स्वार्थ ने घेर रखा हो, वह इस बकरी से क्या पाएगा? भगवान के पास खाली हाथ ना जाने का मतलब यही है। जो फूल लेकर जाता है वह स्वर्ग लेकर लौटता है। इसलिए श्रद्धा देना जानती है। आप इस बकरी को जितना देंगे उतना कम है। ठीक है, आप इस बकरी को जितना देंगे उतना कम है। बकरी नाटक में यह संवाद कौन कहता है? 3 डाकू होते हैं, कर्मवीर, सत्यवीर, दुर्जन सिंह। ये तीनों जाकर विपत्ति की बकरी को अपहरण कर लेते हैं, उसकी बकरी का, और लोगों को बताते हैं कि ये गांधी जी की बकरी है। गांधी जी की बकरी है तो आप लोग चढ़ावा चढ़ाइए। ठीक है, और जो जितना देगा उसे उतना ही मिलेगा, कोई खाली हाथ नहीं लौटेगा। तो इस तरीके से ये कथन सत्यवीर का है। ठीक है, कौन कहते हैं? सत्यवीर कहते हैं। चुनाव में कौन खड़ा होता है, चुनाव जीत भी जाता है तो कर्मवीर। ठीक है, कर्मवीर चुनाव में खड़े होते हैं और चुनाव जीत जाते हैं, और जिस दिन चुनाव जीत जाते हैं ना, उसी दिन शाम में ये लोग बकरी को खा जाते हैं।
बकरी को खाना बना के ही खा जाते हैं उस दिन। फिर दिखाया गया है कि सारी जनता इन्हीं के पास आती है, इन सबको रंगे हाथों पकड़ लेती है। ठीक है, तो बकरी नाटक में इस तरीके से दृश्य कहानी दिखाई गई है। नाटक के बारे में स्वयं लेखक के विचार है। अब सर्वेश्वर दयाल सक्सेना लेखक है, उनके क्या विचार है। बोला गया है कि यह नाटक ना लिखा जाता यदि हिंदी में कोई ऐसा नाटक होता जिसमें जन चेतना की लोक भाषा और लोक रूपों के माध्यम से सामाजिक अन्याय के साथ जोड़ने का एक नया व्याकरण देखने को मिलता। बिल्कुल, जब सर्वेश्वर दयाल सक्सेना देखते हैं कि अभी तक हमारे समाज में, हमारे हिंदी भाषा में कोई इस तरह का नाटक लिखा ही नहीं गया है, इसीलिए नहीं लिखा गया तो फिर ये लिखे लोक भाषा में, लोक की भाषा में लिखे, ये सही है। फिर उसके बाद डी में आइए कि यदि हिंदी के नाटककार यशः प्रार्थी ना होकर आम आदमी की पीड़ा आम आदमी की ही जबान में आम आदमी के बीच ले जाना हिंदी रंगमंच के लिए अनिवार्य मानते तो यह नाटक ना लिखा जाता, लेकिन ऐसा नहीं था, इसलिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी इस नाटक को लिखते हैं आम आदमी की भाषा में। ठीक है, और इसका कथानक एकदम बिखरा हुआ है, जब आप पढ़ेंगे तो एकदम बिखराव युक्त है, कुछ घटना इधर है, कुछ घटना उधर है, इस तरीके से इसमें दिखाया गया है। तो हमारा ए और डी बिल्कुल सही है, सी नंबर सही हो जाएगा। एक इस ऑप्शन को भी देख लीजिए कि यह नाटक लिख लेने के बाद मैंने इब्राहिम अलका जी से आग्रह किया कि इसे रंगमंच पर प्रस्तुत करे। तो ध्यान दीजिएगा, इब्राहिम अलका जी इसके निर्देशक नहीं है, ये मित्र होते हैं सक्सेना जी के, और इब्राहिम अलका जी से बात करने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि हाँ, मुझे बकरी नाटक लिखना चाहिए। बकरी नाटक के संबंधित सही तथ्य कौन से हैं। पहला है कि यह स्वतंत्रोत्तर हिंदी व्यंग नाटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है, इसमें तो कुछ डाउट ही नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। इसका कथ्य बिखरा हुआ नहीं है। अब क्या बोल दिया, बिखरा हुआ नहीं है, यहीं पर ये कथन गलत हो गया। तो दूसरा नंबर जिसमें है उसको काट दीजिए, पहला तो हमारा सही है, तो पहला जिसमें नहीं है उसको भी काट दीजिए। इसका गीत साधारण कोटि के है, ऐसे कैसे साधारण कोटि का होगा। ठीक है, ये भी कथन गलत है। इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल सही, यानी हमारा पहला और चौथा सही है, डी नंबर सही है। जब भी ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं तो आप लोग ये भी थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा कि किसी ऑप्शन में कुछ नकारात्मक बातें तो नहीं कही जा रही है। अगर नकारात्मक बातें हैं, ठीक है, तो ज्यादा चांसेस है कि वो ऑप्शन गलत होगा। जैसे कि यहाँ पर नहीं की बात की गई, यहाँ साधारण कोटि का बताया गया। ठीक है, तो ये दोनों हमारे ऑप्शन गलत है। चलिए आगे प्रश्न है, बहुत कम लोग यह जानते हैं कि आज हम जो हैं, ये एकदम लास्ट की पंक्ति है, अंतिम। ठीक है, नाटक का जब अंत हो रहा होता है, जब चुनाव जीत लिया जाता है, तब पार्टी करते हुए, जश्न मनाते हुए ये कथन सबको कहा जाता है कि बहुत कम लोग यह जानते हैं कि आज हम जो हैं वो किसकी बदौलत है, क्योंकि किसी को नहीं बताया गया था कि ये जो हम लोग है बकरी के बदौलत है। किसने हमें जन सेवा की ओर लगाया, हमारी आंखें खोली, हमें सही रास्ता दिखाया, किससे हमने हमेशा प्रेरणा ली, आपका कर्तव्य किया और आगे बढ़े। तो यह संवाद कहते कौन है, तो ये दुर्जन सिंह कहते हैं। ये सबसे बदमाश किस्म के हैं, डाकू हैं, और ये दुर्जन सिंह का कथन है। ठीक है, सिपाही भी इनसे मिला होता है, दिखाया गया है कि नेता के साथ सिपाही भी मिले होते हैं, व्यंग्यात्मक तरीके से दिखाया गया है। एक युवक इसमें पात्र है, वो लोगों को जागरूक करता है। ठीक है, लोगों को जागरूक करता है, अंतिम में लोग जागृत हो जाते हैं और जाकर के रंगे हाथों सबको पकड़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, एक और द्रोणाचार्य में द्रोणाचार्य के कथन है। नाटक है एक और द्रोणाचार्य, दो समानांतर कथाएं चलती है, उनमें से द्रोणाचार्य के कौन से कथन है। यहाँ चारों कथन है नाटक का ही, लेकिन हमें द्रोणाचार्य का कथन बताना है। तो ये कथन है कि उस दिन भूख मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई, राजकीय अन्न की दास्तां ने मेरा विवेक खरीद लिया, यानी मेरी बुद्धि खरीद ली। अब मैं जिसका अन्न खाता हूँ उसकी गुलामी तो मैं करूंगा, उसका दास तो मैं बनूंगा। ये कहते किससे है,
तो अपनी पत्नी कृति से कहते हैं। ये दोनों कथन अपनी पत्नी कृति से कहते हैं, क्योंकि जब द्रौपदी का चीरहरण होता है तो जो कृति है वो बहुत बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। अश्वत्थामा भी घर में आके कह रहा होता है कि माँ तुम मुझे क्यों नहीं सिखाई कि मैं विरोध करूं, मैं क्यों चुप रह गया वहां पर, आखिर आप लोगों ने मेरी परवरिश कैसे की है कि एक स्त्री का अपमान होते हुए मैं दिया, और पिताजी भी देख लिए। तो द्रोणाचार्य फिर आते हैं, तो जो कृपि है वो द्रोणाचार्य को बहुत गलत बोलने लगती है कि आप तो शिक्षक हैं उन लोगों के, आप भी कुछ नहीं किए। तब द्रोणाचार्य कहते हैं कि जब जब भूख मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई थी, उस वक्त मैं उनके यहाँ पर गया था, उनके राज दरबार में गया था, मेरी मदद की गई थी, और राजकीय अन्न की दास्ता ने मेरा विवेक खरीद लिया, यानी कि अब मैं उनका दास बन गया, वो जो करेंगे मैं उनमें कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। ये द्रोणाचार्य फिर कहते हैं। ए और बी फिर सही हो गया, ठीक है। इसीलिए द्रोणाचार्य जानते हैं कि सत्य के पक्ष में कौन है, पांडव है, लेकिन फिर भी कौरव वंश के तरफ से ही युद्ध लड़ते हैं, ठीक है। चलिए अगला कथन है अभिकथन और कारण। अगला प्रश्न है अभिकथन और कारण। एक और द्रोणाचार्य नाटक के माध्यम से समकालीन शिक्षा जगत की यथार्थ विसंगतियों एवं विद्रूपताओं को उजागर किया गया है, बिल्कुल किया गया है, ठीक है। एक और द्रोणाचार्य नाटक वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त, वर्तमान शिक्षा व्यवस्था अरविंद के माध्यम से दिखाई जा रही थी, तो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात, शिक्षक समुदाय के पंगु, असहाय, बेबस और अपाहिज चरित्र को पौराणिक कथा के माध्यम से प्रस्तुत करता है। बिल्कुल सही है, ये दोनों ही कथन सही है और व्याख्या भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कथन दिया गया है, कथन है कि श्रीपत बेहद गंवार आदमी है, खाने की मेज पर बैठकर पसीना सुखाता है। मैं कहता हूँ दीदी, अब ये दीदी कौन कहेगा, श्रीपत ही तो कहेगा, दीदी कौन कहेगा, श्रीपत ही। तो ये कथन है श्रीपत का, कथन किसका है, श्रीपत का ही है। बहुत ही आसान प्रश्न था ये। अंजू दीदी जो होती है वो श्रीपत इसका भाई है, अंजू दीदी इसकी बड़ी दीदी होती है। श्रीपत ही इनके अनुशासन को तोड़ने का काम करता है, ठीक है, इसके अनुशासन को तोड़ने का काम करता है। अंजू दीदी के पति का नाम है इंद्र नारायण, बेटे का नाम है नीरज, बेटे का नाम है नीरज। नीरज को क्रिकेट खेलना पसंद होता है, याद रखिएगा। आगे है कि अंजू दीदी नाटक का मंचन रंगभूमि द्वारा लक्ष्मी टॉकीज इलाहाबाद के हॉल में 22 जनवरी 1956 को हुआ था। इसके निर्देशक कौन थे, इसके निर्देशक कौन थे। तो सभी नाटकों के निर्देशक एक बार आप लोग देख करके नोट डाउन कर लीजिएगा। श्री राज जोशी, ठीक है, क्योंकि आजकल निर्देशक सभी नाटकों के पूछे जा रहे हैं, तो ए नंबर हमारा सही हो जाएगा, श्री राज जोशी। अगला प्रश्न है, जिंदगी स्वयं एक महान घड़ी है, प्रातः संध्या उसकी सुइयां है, नियमबद्ध एक दूसरे के पीछे घूमती रहती है। मैं चाहती हूँ मेरा घर भी घड़ी की तरह हो जाए। तो ये कौन चाहती है कि उसका घर घड़ी की तरह चले, हम सब उसके पुर्जे बन जाए और नियम पूर्वक अपना अपना काम करते रहे। तो ये तो अंजू दीदी कहती है, पर कहती किससे है। तो आप ही बताइए, अंजू दीदी की बातें इतने ध्यान से इतने अच्छे से बैठ के सुनेगा कौन, जो उसकी दोस्त है वो, यानी अनीमा। अंजलि ये कथन अनीमा से कहती है, क्योंकि जब नाटक पढ़िएगा तो शुरुआत में ही दिखाया गया है कि अंजलि के घर में अनीमा उसकी दोस्त आई हुई है और दोनों बैठ करके बातचीत कर रहे हैं, और अनीमा अंजलि के घर की व्यवस्था देखकर बहुत हैरान है, बहुत ज्यादा हैरान है कि जो इनका बेटा है नीरज वो कैसे अपना स्वयं काम कर लेता है, जो इनकी नौकरानी है नौकर है वो सब एकदम अच्छे से काम कर रहे हैं, एकदम समय पर काम कर रहे हैं। तो इसीलिए अंजलि की तारीफ करती है, तो अंजलि कहती है कि बिल्कुल मैं यही चाहती हूँ कि मेरा घर ही घड़ी बन जाए, क्या बन जाए, घड़ी के पुर्जे के जैसे सभी बन जाए। अगला प्रश्न है, अभिजात्य वर्गीय परिवार की कठोर अनुशासनबद्धता के जुल्म और विद्रोह तथा मशीनी जिंदगी से मुक्ति का चित्रण किस नाटक की विषय वस्तु है, किस नाटक में दिखाया गया है। इसमें कुछ सोचना ही नहीं, अंजू दीदी है, अंजू दीदी में ही अनुशासन जीवन दिखाया गया है।
अनुशासन को तोड़ा भी गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र की आलोचना करने वाला नाटक युग्म कौन सा है? कौन सा नाटक का वो जोड़ा है जिसमें भारतीय लोकतंत्र की आलोचना हुई है? भारतीय लोकतंत्र की आलोचना हुई है। आगरा बाजार, आगरा बाजार में तो बाजार की चीजें है। नजीर अकबराबादी को प्रसिद्ध किया गया है। एक और द्रोणाचार्य में शिक्षकों की स्थिति दिखाई गई है। अंधा युग में तो पौराणिक कथा पर आधारित है। अब आइए बकरी और महाभोज। तो ये दोनों नाटक, ठीक है, ये दोनों नाटक भारतीय लोकतंत्र की आलोचना करने वाले नाटक हैं। बकरी नाटक में भी हम देखते हैं कि लोग नेता बनते हैं। नेता बनते हैं एक बकरी के बल पर, और अंतिम में नेता बनने के बाद बकरी को ही काट के खा जाते हैं। तो बकरी आम जनमानस की प्रतीक है। जैसे कि जब वोट का समय आएगा तो जनता, आप ही माई बाप है, जनता के पास, पैरों के पास झुका जाएगा। और जैसे वोट समाप्त होगा, कोई नेता जीत जाएंगे, फिर कहेंगे आप हैं कौन, ठीक है, अब हमसे 5 साल बाद मिलिएगा। तो यही कथन होगा। तो यही चीज है बकरी नाटक में। और महाभोज में भी दिखाया गया है ना, जो दास साहब है, जो मुख्यमंत्री है, वो क्या करते हैं, ये सब सिर्फ अपना वोट बैंक देखते हैं कि कहाँ मेरा कितना वोट बैंक है। जोरावर को ये लोग जानते हैं कि हत्यारा है, लेकिन फिर भी छुड़वा लेते हैं। यहाँ तक कि जोरावर पर एक भी कार्रवाई नहीं की जाती है, ठीक है, क्योंकि जोरावर के हाथों में वोट था, इसीलिए। और जो बीसू होता है जिसकी हत्या होती है, उसी के दोस्त बिंदा को पकड़ के, उसी के हत्या के केस में पकड़ करके उसे सजा हो जाती है। और अंतिम में महाभोज होता है, ठीक है, यानी सभी जितने लोग नेता वर्ग के लोग हैं वो सब पार्टी कर रहे होते हैं, जश्न मना रहे होते हैं। और इधर जोरावर को दिखाया, ये जोरावर भी अपने घर में आनंद महसूस कर रहा है, जश्न मना रहा है। और जब बिंदा को दिखाया जाता है तो बिंदा जेल में पिटाई खा रहा होता है, रो रहा होता है, उसे खूब ही मारा जा रहा होता है जेल में, ठीक है, वो भी दृश्य दिखाया जाता है। तो इस तरीके से बकरी नाटक और महाभोज नाटक में हम भारतीय लोकतंत्र की आलोचना देखते हैं। चलिए, तो यहीं तक प्रश्न थे पीवाईक्यू जो मुझे ज्यादा महत्वपूर्ण लगे हैं। 2023 के तो सारे थे, 2022 के और 2021 के भी थे, 2020 या 21 के लगभग थे। तो ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगली क्लास में फिर हम लोग इसी तरीके से यूनिट 9 के भी प्रश्न कर लेंगे। आपको एक तरीका पता चलता जा रहा है कि प्रश्न अलग अलग किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। एकदम ऐसे ही तैयारी कीजिए, निश्चित है कि जेआरएफ हो जाएगा, सभी का नेट जेआरएफ हो जाएगा। मैं भी ऐसे ही तैयारी करती थी, इसलिए मेरा हो गया, आप सबका भी हो जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।